हेलो गाइस, मैं जयश्री। आज से आप लोगों के लिए मैं एक MCQs की सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें आप लोगों की प्रैक्टिस मैं कराऊंगी। आपका CTET, UPTET एंड अदर्स स्टेट के जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आता ही है, हर पेपर में आता है और भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें आपकी एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर तैयार मैं करा रही हूँ, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दूंगी कि पहले आप लोग उसको चूज़ करेंगे, उसके बाद मैं आपका राइट आंसर बता दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। न्यू व्यूअर जो भी हैं वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इस वीडियो से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियाँ होती हैं 200 होती हैं, 206 होती हैं, 230 होती हैं या 270 होती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 206 हड्डियां सभी जानते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम उसके बॉडी में जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं। 270 से 300 या 330 के बीच में ये हड्डियां रहती हैं, जो जुड़ती हैं एक दूसरे के साथ में और धीरे धीरे फिर ये बाद में कम हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है 3 माह में, 9 माह में, 8 माह में या 6 माह में। तो बालक अपनी माँ को 3 माह में पहचानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम होता है, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है 350 ग्राम। सीखने का आदर्श काल माना जाता है। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था या किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो सीखने का आदर्श काल जो कहा गया है वो शैशवावस्था को कहा गया है, क्योंकि शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिस समय शिशु के सामने जैसी भी परिस्थितियां या जो भी वातावरण का प्रभाव होता है वो स्थायी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय बच्चे की बहुत ज़्यादा अच्छे से परवरिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल सी गैरीसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? लंबात्मक विधि, क्षैतिजी विधि, सांख्यिकी विधि या प्रयोगात्मक विधि? तो कार्ल सी गैरीसन ने लंबात्मक विधि का प्रयोग किया था। सीखना है एक जटिल, सीखना है जटिल क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है या नैतिक प्रक्रिया है? तो सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 1887 में हुई थी, 1879 में हुई थी, 1590 में हुई थी या 1930 में हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 में। विकास प्रारंभ होता है, विकास किस एज में प्रारंभ हो जाता है? शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? तो विकास यानी प्रोग्रेस जो होती है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या इनमें से कोई नहीं? बालक और बालिकाओं की टेबल मैंने अपने चैनल में डाली हुई है, मेरे वीडियो में आप सब्सक्राइब करें और वहाँ से आप मेरी वीडियो देख लें। मैंने बालक और बालिकाओं की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पूरी डाली है, उसमें मस्तिष्क का भार कितना होता है, बालकों की हड्डियाँ कितनी होती हैं, उनकी एज और साइज और वेट किस किस टाइम कैसे बढ़ता है, पूरा कंपैरिजन आपको मिल जाएगा बालक और बालिकाओं का, आप उसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो लंबाई ज़्यादा होती है वो होती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में नहीं। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, ये क्वेश्चन आपका टेट में आ भी चुका है, इसको आप ध्यान से देखें। भय के कारण रोता है, वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है, पीड़ा के कारण रोता है या भूख के कारण रोता है? ये आयोग ने भूख के कारण इसका राइट आंसर बताया था। तो इसमें भूख भी एक हो सकता है, ये सेकेंडरी है, लेकिन पहला जो कारण है, क्योंकि बालक जब गर्भावस्था में होता है फिर वो बाहर आता है तो वातावरण में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, इसलिए वातावरण में परिवर्तन के कारण वो बच्चा रोता है। लेकिन कहीं कहीं ये सभी बायोलॉजी में देखने को पढ़ने को हमें मिला है कि उसके फेफड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसको हम भूख का भी नाम दे देते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर भूख भी बोला गया है। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाला है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है वातावरण में परिवर्तन के कारण। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है,
वृद्धि और विकास, इसमें दोनों बातें दी हुई हैं। तो इनका मुख्य सिद्धांत क्या है? इनका मुख्य सिद्धांत है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो वृद्धि और विकास की वजह से ही होते हैं। सबकी प्रोग्रेस अलग अलग होती है और सबका डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है, इसीलिए हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसको मान सकते हैं। विकास कैसा परिवर्तन है? रचनात्मक परिवर्तन है, गणनात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन है या नकारात्मक परिवर्तन है? तो विकास क्योंकि इंटरनल होता है, ये दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसको गुणात्मक परिवर्तन कहेंगे। आपका मतलब आपकी जो संवेगात्मक, आपका शारीरिक, मानसिक, कई प्रकार के चीज़ें हैं जो आपका कह सकते हैं हम पंचोमुखी या बहुमुखी विकास होता है। तो ये क्या है? गुणों में अंतर आता है हमारे में, तो ये गुणात्मक विकास कहते हैं क्योंकि ये इंटरनल विकास होता है। नेक्स्ट है बुद्धि का संबंध किससे है? केवल आकार से है। वृद्धि का संबंध किससे है? केवल आकार से है। आकार व भार से, केवल भार से या इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि का जो संबंध है वो आकार व भार दोनों से होता है, क्योंकि प्रोग्रेस दोनों में ही दिखाई देती है। वेट में भी अंतर आता है और साइज में भी अंतर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है, यानी समान रेखा में एक रेखा की उसमें चलता है, लाइनर होता है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये अनवरत चलती रहती है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये इसका सही होगा। यह विकास की सभी प्रक्रिया अंत संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक, या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, या शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, या शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ वाला। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। मतलब टीचर जो होते हैं वो बच्चों को तरह तरह की कहानियाँ सुनाएं मोरल एजुकेशन के ऊपर, या उसके ऊपर चर्चाएं करें जिससे बच्चे उन नैतिक मुद्दों की तरफ अट्रैक्ट हों किसी न किसी माध्यम से। तो ऐसे उनके अंदर नैतिक शिक्षा के गुण विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैधानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर होगा समस्या के प्रति जागरूकता। किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? इसमें सीधा सीधा पूछा है किस एज में आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अपने हायर लाइन तक पहुंच जाता है। तो 15 से 20, 10 से 15, या 20 से 25, या 5 से 10। तो इसका राइट आंसर है 15 से 20। किस अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो निम्न में से कौन सी है? सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी कौन सी अवस्था है? रुचियां हैं, असुरक्षा, आवश्यकताएं या अभिवृत्ति। तो रुचियां, आवश्यकता, अभिवृत्ति तीनों का पड़ता है, बस असुरक्षा का नहीं पड़ता है। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब जो भी एडोलसेंट होते हैं वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? युक्तिकरण है, शोधन है, प्रक्षेपण है, दमन है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रक्षेपण, क्योंकि प्रक्षेपण जो होता है वो बाहरी युक्ति मतलब बाहर से टेस्ट किया जाता है, जबकि युक्तिकरण, शोधन और दमन ये इंटरनल होते हैं। इनका प्रभाव ये कंट्रोल करने में सबसे अच्छा उपाय होते हैं। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है, यानी उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है उससे संबंधित जो है वो कौन सा है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था,
स्वकेंद्रित अवस्था या आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। इसमें से जो राइट आंसर है वो है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, जिससे बच्चे अपने चरित्र निर्माण से इसका संबंध है। किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से है। किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से है। किशोर अवस्था में कौन सी निम्न विशेषता? आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रकृति या आत्मचेतन। तो इसका राइट आंसर है आत्मगौरव। ये मुख्य विशेषता होती। इस टाइम बच्चों को अपने कहते हैं ना, स्वाभिमान की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। छोटी छोटी बातों पर वो दूसरे से भिड़ जाते हैं, सिर्फ इसके पीछे उनको लगता है मेरी इंसल्ट हो गई। यहाँ पे हम लोग उनको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन किशोर सोचते हैं कि हम बड़े हो गए और हमें बड़े की तरह ट्रीट करना चाहिए, इसलिए ये उनकी मुख्य विशेषता हो जाती है। विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? जेम्स ट्रेवर का है, हरलॉक का है, मैकडूगल का है या मुनरो का है? तो ये जो है विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये जो कहा है वो हरलॉक ने कहा है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। यानी जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाषा विकास, वैयक्तिक मूल्य, सामाजिक परिपक्वता या समाजीकरण। तो वो कहलाती है समाजीकरण। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसने दिया है? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसने दिया है? तो ये कथन दिया है आपका स्टेनले हॉल ने। तो आज की सीरीज़ में मैंने ये 25 क्वेश्चन आपको कराए हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और मैं आगे भी आपको इस तरह की सीरीज़ देती रहूँगी, आपके साथ प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। धन्यवाद।